मेरा रिजल्ट ग्रुप डी में भी हुआ, टेक्नीशियन 3 में भी हुआ, एनटीपीसी में भी हुआ। ये इतना अच्छा था मेरा, क्या मुझे जहाँ पे ट्रेनिंग हुआ वहीं पे पोस्टिंग भी हुआ। पहले मुझे कंपटीशन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। वो पढ़ते हैं उसको रिजल्ट नहीं हो पाता है, और उसको जो फील होता है वो तो वो खुद झेलते हैं, और उसके फैमिली वाले को अलग प्रेशर होता है, सबका प्रेशर अलग होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आप कभी भी रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट जो कि अब रेलवे के कर्मचारी बन चुके हैं वो हैं, और वो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने सफलता पाई, और उन्होंने सबसे पहले ग्रुप डी, फिर एएलपी टेक्नीशियन, और अब जाके वो स्टेशन मास्टर ये पोस्ट पे हैं। तो सर सबसे पहले अपना परिचय देंगे और अभी वो कहाँ पे पोस्टेड हैं वो बताएंगे। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे ये मौका दिया कि अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करें बच्चों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ। सबसे पहले मैंने 2012-11 में मैंने अपना इंटर क्वालिफाई किया। उसके बाद गांव वाले कुछ भैया थे, उसने मुझे बताया कि कंपटीशन की तैयारी करनी है। पहले मुझे कंपटीशन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। तो भैया बोले कि कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो मैंने एडमिशन लिया। मैं देवघर का हूँ। मैंने ऑफिसर मेकर नाम करके एक जगह है कोचिंग, उसमें एडमिशन लिया। वो कोचिंग मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। मैंने वहाँ से अपना पूरा कोचिंग किया। उसके बाद 2017-18 में जो वैकेंसी आई थी एएलपी टेक्नीशियन वाला और ग्रुप डी वाला, उसमें मैंने फॉर्म अप्लाई किया। ग्रुप डी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और एएलपी टेक्नीशियन में मेरा सिलेक्शन हुआ। ग्रुप डी में कुछ वजह के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। माने तो पेपर की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में नहीं हो पाया। तो उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरा टेक्नीशियन में मुझे पैनल किया गया, और मुझे मुंबई मुंबई जोन से भुसावल डिवीज़न अलॉट किया गया, और मैं 3 सालों से अभी टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। और अभी जो हाल फिलहाल में एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम 2019 की वैकेंसी थी, उसमें मैंने स्टेशन मास्टर के पद पे ये मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी मेरी ज्वाइनिंग कुछ दिनों में आने वाली है। तो सर आपने अभी स्टेशन मास्टर का जो कि आपका ज्वाइनिंग आने वाला है, तो आपका पहले का ही सोच था कि मुझे रेलवे का ही जॉब करना है, इसे लेकर ही आप कोचिंग ज्वाइन किए थे? सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि रेलवे, एसएससी या ये सब क्या होती है। तो गांव वाले भैया बताए कि रेलवे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एसएससी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ साल तक मैंने 1 से 2 साल तक मैंने एसएससी की तैयारी की थी, और एसएससी की तैयारी की थी। इसी के बीच में रेलवे की वैकेंसी आई, तो मुझे लगा कि भर देना चाहिए, और मैंने वो फॉर्म भी अप्लाई किया। और अप्लाई किया तो उसमें भगवान की कृपा और अपनी मेहनत भी होती है। तो वो मैंने क्वालिफ़ाई किया, और क्वालिफ़ाई किया तो अभी मैं उस पे कार्यरत हूँ। तो एएलपी का जॉब जॉब जो अब के अभी जो आप कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसमें क्या आईटीआई इम्पोर्टेंट था? आपने क्या आईटीआई किया हुआ था पहले से? देखिए सर, मैंने आईटीआई तो नहीं किया था। मैंने इंटर में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपना इंटर क्वालिफ़ाई किया था। और ये जो आता है फॉर्म जो आता है वो आईटीआई बेस पे भी आता है और पीसीएम पे भी आता है। तो मैंने पीसीएम से अप्लाई किया था और पीसीएम से ही मेरा हुआ है। तो आपने सर तैयारी स्टार्ट की, बताया कि एक आपका ऑफलाइन कोचिंग सेंटर था ऑफिसर मेकर। तो कितने दिनों में आपने तैयारी कर ली, और कितने दिनों के बाद आपकी तैयारी के दौरान फॉर्म आ गया, या आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी थी और आपने एग्ज़ाम दिया? सर मैंने तैयारी जो की थी ऑफिसर मेकर से, वो ऑफिसर मेकर स्पेशली जो है वो बैंकिंग के लिए है, ठीक है ना सर। बट मैंने बैंकिंग को नहीं चुना, मैंने रेलवे को और एसएससी को ही चुना। और रेलवे में मतलब मैं 14 या 15 से अपना कंपटीशन को चालू किया था, और जाके 17-18 में फॉर्म अप्लाई हुआ, और 20 में मेरा 30/1/2020 को मेरा ज्वाइनिंग हुआ टेक्नीशियन 3rd पे। यानी कि आपने 3 साल अच्छे से तैयारी की। अगर कोई नया लड़का जो कि अभी एएलपी का या रेलवे का कोई भी तैयारी करना चाहता है, तो उसे मिनिमम कितना टाइम मतलब लग जाएगा कि वो एक अच्छा तैयारी करके और गवर्नमेंट जॉब पा सकता है? सर देखिए, ये लड़के पे डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत कर रहा है।
अगर वो ज़्यादा ज़्यादा टाइम देंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और जिस अनुसार से वो तैयारी करेंगे उसके अनुसार उसको रिज़ल्ट मिलेगा। वो तो हम बता सकते हैं कि मेरे जो हुआ था मेरे साथ, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं किया लेकिन ज़्यादा मैंने टेस्ट पे ध्यान दिया। हम रेगुलर टेस्ट मारते थे, टाइम मिला तो 1 टेस्ट 2 टेस्ट डेली मारते थे, उसी को हम रिवीज़न करते थे ताकि मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिले और बाद में उसका ये रिजल्ट भी मुझे देखने को मिला। मुझे मेरा रिजल्ट ग्रुप डी में भी हुआ, टेक्नीशियन 3 में भी हुआ, एनटीपीसी में भी हुआ और ये मतलब सक्सेस जारी ही रहेगा और देखते हैं जहाँ तक जा सके। अभी तो मेरी ये शुरुआत है। वैसे स्टूडेंट जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और वैसे भी स्टूडेंट जो अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं और फिर कुछ स्टूडेंट जो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा रेलवे का एग्ज़ाम जो कि मैथ, साइंस, मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग और जीके, तो इसमें उनको किस तरह तालमेल बिठा के रखना चाहिए? आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि जिसके कारण आपका यह सक्सेस हुआ, आपने ये सफलता पाई? सर मैंने मैथ पे और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस दिया क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होती है ये नंबर इस पे नंबर कटता नहीं। अगर आप इसको बना लिए तो मतलब वो सही बनेगा और जीके जीएस में कितना भी तैयारी कर लें वो थोड़ा सा कम ही नज़र आता है। तो जितना ज़्यादा हो मैथ और रीजनिंग पे फोकस करें। मैथ रीजनिंग क्या होता है कि आपका नंबर बढ़ाएगा और मैथ रीजनिंग अगर सही हुआ तो आपका रिजल्ट 100% होगा, ये गारंटी है। तो मैथ और रीजनिंग का वेटेज 50% कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में रहता है। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग सही कर लेते हैं तो 50% आपका रिजल्ट का चांस फिक्स हो जाता है। तो इसके अलावा आपने जैसा कि पोस्ट प्रेफरेंस जब चुना, जब आप फॉर्म भरने गए, तो क्या क्या आपने सोच के कि ऐसा पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या सोच के चुना कि इस टाइप का चुनना है, ताकि कोई स्टूडेंट जो न्यू फॉर्म भरने जाए तो वो बहुत सारी गलती कर बैठते हैं, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहते वैसा पोस्ट चुन लेते हैं या फिर वैसा प्लेस चुन लेते हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले जाता है। तो ये सब जानकारी आपने कैसे एकत्र की और क्या सोच के अपना पोस्ट प्रेफरेंस चुना? तो सबसे पहले तो हम लोग गांव के लोग हैं। गांव के लोग सोचते हैं कि कोई भी जॉब एक मिल जाए और वो लाइफ सिक्योर हो जाए। तो वो चाहे वो घर पे रहो चाहे बाहर पे रहे, वो चाहते हैं कि एक जॉब मिल जाए वो सिक्योर हो। तो मैंने हम जब फॉर्म भरा था तो मुंबई जोन से फॉर्म भरा था और एंड टेक्नीशियन भी मुंबई जोन ही था और मेरा एनटीपीसी भी मुंबई जोन से ही है। तो मैंने सोचा कि जो उधर जाएंगे तो थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, तो ऐसा ही हुआ। टेक्नीशियन भी थोड़ा कट ऑफ कम गया और एनटीपीसी में भी थोड़ा सा कम कट ऑफ गया। बशर्ते ये है कि आप दूर जाने का मतलब नहीं है, दूर दूर या नज़दीक हो, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। रिजल्ट के लिए आपको हर हाल में मेहनत करना पड़ेगा। थोड़े से मेहनत से आपको रिजल्ट होने वाला नहीं। आपको लगेगा कि हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जाके मेरिट लिस्ट में हट जाएंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना हम थोड़ा मेहनत ही करें। चाहे बोर्ड मेरा मुंबई हो, चेन्नई हो, रांची हो, कोलकाता हो, अपना मेहनत करेंगे, अपना नंबर लाएंगे तो कहीं भी छटने वाले नहीं, आपको जॉब पक्का हो जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ग्रुप डी का जब सर आपने एग्जाम दिया था, तो उसमें आपने कितना मार्क्स लाया था? ग्रुप डी का एग्जाम में कितना मार्क्स लाए? और फिर एएलपी जो कि 2 एग्जाम होता है इसमें, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, तो उसमें आपका कितना मार्क्स आए थे? और कट ऑफ से मतलब आपका कितना ज़्यादा मार्क्स था जो कि आपका सिलेक्शन फिक्स हो गया? ग्रुप डी में मेरा हुआ था क्या, जो 78 नंबर, 78 या 79 था और कट ऑफ शायद 72 या 74 गया था। और मैंने जनरल भी क्वालिफाई किया था। मैं ओबीसी से आता हूँ बट जनरल भी क्वालिफाई किया था। तो कुछ पेपर की वजह से मैंने, कोई बोल रहे थे कि जनरल से क्वालिफाई कर गए तो पेपर नहीं लगेगा ओबीसी का। तो मैंने वहाँ बताया तो बोला कि नहीं, आपको पेपर जमा करनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है सर, मैं मुझे टाइम चाहिए। तो शायद वो टाइम भी दिए थे, आरटीआई भी मैंने लगाया था तो उसका रिप्लाई भी वो दिए थे। तो उसके कुछ दिन को ही, 15 से 20 दिन के बाद मेरा टेक्नीशियन का ही रिजल्ट आ गया। तो सब लोग बोले कि ये ग्रुप डी है, ये ग्रुप सी है, तो ग्रुप सी ही बेटर रहेगा। तो मैंने ग्रुप सी को ही ज्वाइन किया और ग्रुप सी में भी पेपर वन पेपर टू मतलब पीटी और मेंस हो रहा था। तो पीटी में मेरा 75 नंबर का था तो मेरा 56 या 57 के लगभग था और उसमें क्वालिफाई किए। और मेंस में जो पेपर था, एक अपना ट्रेड भी लेना पड़ता था। मैंने तो ये फिजिक्स लिए थे या कुछ कुछ ऐसा याद नहीं है। तो फिजिक्स लिए थे तो उसमें मेरा नॉर्मलाइजेशन करके कुछ बढ़ा था। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कुछ फ़ायदा भी मेरा हुआ है।
मतलब टेक्नीशियन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पे। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्लियर होने के बाद मेडिकल की बात आती है, और रेलवे का मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसमें आँख का प्रॉब्लम थोड़ा सा भी रहने पर सिलेक्शन नहीं होता। तो थोड़ा आप मेडिकल के बारे में बताइए, किस तरह का मेडिकल रेलवे का है, और आँख का जो है 6/6 होना चाहिए या किस तरह होना चाहिए, जो कि आप एएलपी टेक्नीशियन के जॉब पे हैं, उनमें क्या मेडिकल की क्या फैसिलिटी है और क्या कुछ है? सर जब टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पे मेरा मेडिकल हुआ था, उस टाइम पे तो आँख उस टाइम का जो इसका क्राइटेरिया है B2 माँगा जाता है, आँख का मतलब मेडिकल स्टेटस B2 माँगा जाता है। तो उसमें तो मतलब रेलवे में आँख से रिलेटेड ही सब कुछ होता है। तो आँख में उसमें चश्मा भी लगेगा तो चलेगा, लेकिन एनटीपीसी में जो स्टेशन मास्टर के पद पे हैं, तो उसमें 6/6 होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, जो मेरा जो हुआ था, पूरा शरीर का चेकअप हुआ था, ब्लड का चेक हुआ था, यूरिन का चेक हुआ था, और आँख का भी चेक हुआ था। मतलब 15 से 20 फीट के दूरी में रहते हैं डॉक्टर साहब, और वहाँ से वो दिखाते हैं सी टाइप का, वो बताना है कि कौन सा मतलब किधर कट हुआ है, और क्या है नहीं है वो बताते हैं, वो पूछते हैं। बस ऐसा ही थोड़ा सा आँख पे जोर देते हैं डॉक्टर, और सब तो नॉर्मल ही रहता है। उसके बाद सब चेकअप तो बराबर हुआ, कोई तो प्रॉब्लम नहीं आया था। तो इसके अलावा जो है, अगर स्टूडेंट जो है अगर वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या उसे मॉक टेस्ट डेली कंटिन्यू रखना चाहिए? आपने जब पढ़ाई की तो क्या आप ऑफलाइन टेस्ट देते थे या ऑनलाइन टेस्ट देते थे? किस प्रकार का टेस्ट देते थे? अभी देखिए, अभी तो जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आपको पेपर भी ऑनलाइन ही देना है। तो क्यों ना हम ऑनलाइन ही पेपर दें, ताकि मुझे टाइम का पता चले कि हम टाइम मैनेज कर पा रहे कि नहीं। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि आपके पास पेपर भी रहता है और क्वेश्चन भी रहता है। तो आपको लगता है कि 10 मार लेते हैं, कुछ मिनट घूमने चले जाते हैं, या कुछ काम हो जाता है तो चले जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है ना, कि आप 1 घंटा के लिए बैठे हैं तो 1 घंटा दे सकते हैं आप। इसमें उसमें भी पाउच होता है, बट उसमें क्या होता है ना, एक टाइम होता है कि 1 घंटे में बनाना है, 1 घंटे में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। और ऑनलाइन अभी के टाइम में बेनिफिशियल है ऑफलाइन के अकॉर्डिंग। अगर ऑनलाइन देते हैं, और हमको लगता है कि मतलब पढ़ने से ज़्यादा, अगर जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। और एक तो मतलब एक दिन में कम से कम 1 सेट तो देना ही देना चाहिए, ताकि उसको पता चले हम मतलब कितना हमको अपना कितना तैयारी कर पा रहे हैं, कितना नंबर ला पा रहे हैं, मतलब हम उसके अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं कि नहीं। हम मैथ में ये टेस्ट से पता चलेगा कि हम मैथ में मुझे कम नंबर आ रहा है, कि मतलब रीजनिंग में कम आ रहा है, जीके जीएस में कम आ रहा है, मुझको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, वो आपको टेस्ट से पता चलेगा। आप कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी याद कर लेंगे, कितना भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट बशर्ते आप अगर टेस्ट नहीं देंगे और डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठेंगे, तो क्या पता वो थोड़ा सा भी गलती, एक मिस्टेक की वजह से आपको 1 नंबर चला जाएगा, और 1 नंबर बहुत मायने रखती है मेरिट के लिए। तो सर हमको लगता है कि शायद मतलब भाई बहन को जो तैयारी करते हैं, रेलवे हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो उनको हमेशा एक टेस्ट देना चाहिए, ताकि उनको पता चले हम मेरी तैयारी कितने दूर तक पहुँची है, या हम आगे कर पाएंगे, मतलब उसके उसके अनुसार हम अपने आप को ढाल पा रहे कि नहीं, या कितने नंबर पे मेरिट। अब आप पिछले प्रीवियस ईयर के कटअप के अनुसार आप खुद को तैयार कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किस तरह से ऊपर करना है आपको, आपको नंबर कैसे इंक्रीज करना है। और वो सब आपको मतलब टेस्ट में ही पता चलेगा। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, तो आप पढ़ रहे हैं, क्या पता आप टेस्ट नहीं देंगे, एग्जाम में ही बैठेंगे, तो पता नहीं। हमको तो नहीं, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन लोगों की अलग अलग अपनी राय होती है, अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। बट मेरा कहना है कि शायद जो भाई बहन किसी भी चीज़ की तैयारी करो, उसको टेस्ट देना ही चाहिए, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सके। तो पढ़ाई के दौरान अक्सर होता है क्या, स्टूडेंट जो है कभी-कभी जो है मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, कि मतलब किसी बात को लेकर कोई एग्ज़ाम दिए वो और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इससे आप कैसे निकलते थे? देखिए सर, डीमोटिवेटिव होना मतलब लड़के को, स्टूडेंट को लाजमी है, क्योंकि वो पढ़ते हैं, उसको रिजल्ट नहीं हो पाता है, और उसको जो फील होता है, वो तो वो खुद झेलते हैं, और उसके फैमिली वाले को अलग प्रेशर होता है, सबका प्रेशर अलग होता है। समाज वाले का अलग, मतलब गांव वाले बोलेंगे, या कोई भी कहीं भी तैयारी करते हैं, गांव वाले बोलते हैं कि ये पढ़ रहा है, कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अपने आप को हमेशा काम रखना चाहिए, और हमेशा
जब आपको अपने पे विश्वास होगा ना कि मुझे करना है और मुझे करना है, तो कोई कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, अगर अपने पे विश्वास हो तो पक्का है भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा, सबको बड़ों का आशीर्वाद भी रहेगा, घर वाले का सपोर्ट रहेगा, ज़रूर होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। होना है, अगर अपने आप अपना 100% देंगे तो आपका रिजल्ट 100% होगा। चाहे रिजल्ट छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है, रिजल्ट हो ये मायने रखता है। आप अगर रिजल्ट दे रहे हैं तो जरूर है कि आप आगे भी रिजल्ट देंगे। अगर एक बार स्टार्ट हो गया मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे रिजल्ट आ गया, तो अपने में सेटिस्फेक्शन मिलता है तैयारी करने का, तैयारी कैसे किया है तो उसके बारे में पता चलता है। और क्या मतलब, और अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हम कुछ करें, और आगे अच्छा ही होता है, मतलब रिजल्ट होता है, हमेशा होगा। और अगर आप खुद की तैयारी अच्छी रही तो हर जगह रिजल्ट होगा, ऐसा तो मेरा मानना है। तो सर आप ज़रा जहाँ पे आप जॉब करते हैं, वहाँ के जॉब का ज़रा-सा क्या जॉब करना होता है वहाँ पे एलपी टेक्नीशियन का? जो अगर न्यू स्टूडेंट आते हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता कि सिर्फ़ वो फॉर्म डाल देते हैं और बाद में वो ढूँढते हैं यूट्यूब पे कि क्या जॉब रहता है। तो वहाँ किस टाइप का जॉब है आपका? वो जॉब प्रोफ़ाइल के बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरा जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पे हुआ, मैं एसएनटी में सिग्नल एंड टेलीकॉम उसमें हूँ। जो मतलब क्या बोलते हैं, जो सिग्नल होता है ना, सिग्नल को कैसे, मान लीजिए कि गाड़ी जो सिग्नल पे चलती है, तो सिग्नल रेड होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है। तो उस पे जैसे कि सिग्नल ब्लैंक हो गया, मतलब मान लीजिए कि ट्रेन आ रही है और सिग्नल नहीं मिला उसको, तो ये एसएनटी का फॉल्ट होता है। तो मेरा जो वर्क है वो मतलब मेंटेनेंस करने का, रेलवे में जितना रेलवे रेलवे जो चल रही है किसके अकॉर्डिंग चल रही है, एसएन रेलवे तो कॉपरेशन से चलता है, हर डिपार्टमेंट का कॉपरेशन से चलता है। तो हम लोग का एसएनटी जो डिपार्टमेंट आती है वो आती है मेंटेनेंस का। जैसे रेल ट्रेन जो है ट्रैक चेंज करती है, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3, उस पर ट्रैक रहती है। तो उसको मेंटेनेंस करना है, कैसे उसको सही रखना है ताकि गाड़ी मतलब ट्रेन जो है डिटेन ना हो, और क्या बोला जाए जो लेट ना हो। वो अधिकतर मेंटेनेंस में आता है, सिग्नल एसएनटी टेलीकॉम में आता है, और मेरा एसएनटी टेलीकॉम में ही ग्रेड 3 के पद पे कार्य है। तो सर क्या आपको वहाँ रहने के लिए जो जैसे जॉब होने के बाद कितने दिनों का ट्रेनिंग हुआ और ट्रेनिंग से ही आपको रहने के लिए क्वार्टर मिल गया या फिर किस तरह की फैसिलिटी आपको वहाँ पे दी गई? तो मेरा 30/1/2020 को मेरा ज्वाइनिंग हुआ, और उसके कुछ दिन के बाद तो आप सबको पता है कि कोरोना आ गया था। कोरोना के टाइम में हम लोग को कुछ दिन के लिए भायखला, जहाँ पे हम लोग को ये ट्रेनिंग दिया जाता है मुंबई में, कुछ दिन के लिए भेजा गया था। तो कोरोना केस ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो फिर वापस हम लोग को भुसावल भेज दिया गया था। हम लोग भुसावल डिवीज़न में कार्यरत हैं, तो भुसावल भेज दी गई। तो और इसमें क्या टेक्नीशियन में हम लोग जो डिपार्टमेंट है एसएनटी डिपार्टमेंट, उसमें 1 साल का ट्रेनिंग चलती है, और 1 साल के ट्रेनिंग के बाद ही आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। और मुझे मेरा इतना अच्छा था मेरा, क्या मुझे जहाँ पे ट्रेनिंग हुआ वहीं पे पोस्टिंग भी हुआ। और अभी मैं भुसावल डिवीज़न के जलगाँव स्टेशन नाम की जगह है, तो वहीं कार्यरत हूँ। जलगाँव डिस्ट्रिक्ट है, जलगाँव स्टेशन भी है। और देखिए अभी हम लोग को क्वार्टर मिला नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉई हैं और क्वार्टर खाली ही नहीं है। तो क्वार्टर खाली नहीं, लेकिन उसका रेंट हम लोग को मिल जाता है, एचआरए जो मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है वो रेलवे के द्वारा दी जाती है। तो हम लोग को अभी मिल रहा है, अभी क्वार्टर खाली नहीं है। अगर क्वार्टर खाली होता है तो फिर हम लोग को दिया जाएगा। तो एक स्टूडेंट से लेकर आप रेलवे के एम्प्लॉय बन गए, वहाँ तक का सफ़र क्या चेंजेस आए आपके लाइफ में? स्टूडेंट का जीवन बड़ा ही कठिन होता है क्योंकि अक्सर आपके घर वाले का तो सपोर्ट रहेगा और गांव में या फिर दोस्तों में थोड़ा सा मिलने पे तनाव होता है उस दौरान कि अभी कुछ हम कर नहीं रहे। तो अभी और तब में क्या बदलाव आया आपके लोगों के प्रति आपका, और मतलब लोगों का आपके प्रति क्या रवैया आपको देखने को मिला? देखिए रवैया तो अभी भी मतलब लोग की सोच पे डिपेंड करती है कि आप मतलब अगर आप सक्सेस कर रहे हैं तो लोगों को देखने का नज़रिया है कि आपको किस नज़रिए से वो देखते हैं। मेरा तो कहना है कि अगर जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा ही, चाहे आप रहे, हम रहे, कोई भाई बहन जो तैयारी कर रहे वो रहे, सब कोई बढ़ेगा। ऐसे नज़रिया तो चेंज होता है। पहले कुछ लोग दोस्त थे जो मेरे साथ, हम लोग के जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले गए थे, उनसे कभी बात होती थी, तो उनसे जब बात होती तो पूछते थे यार क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ बताओ, कैसे करेंगे यार, हम लोग को भी तो यही होना है।
तो बताते थे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते थे अपना, बट खुद को लगता था कि यार वो वहाँ पहुँच गए, हम लोग के साथ जो था वहाँ पहुँच गए, अगर वो पहुँचा है तो हमको भी पहुँचना है ना, हमको भी तो कुछ करना है। अगर पढ़ाई किए हैं, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमको भी तो वहाँ पहुँचना है। तो गाँव वाले का भी बहुत सारा सपोर्ट रहा, छोटे-छोटे भाई लोग हमेशा साथ देते थे और खेल में, कूद में हमेशा, मतलब छोटे-छोटे भाई जो गाँव का होते थे, वो लोग भी तैयारी करते थे और बोलते हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहते थे, तो तैयारी भी हो जाता था, थोड़ा खेल कूद भी हो जाता था, तो माइंड क्लियर रहता था, तो और कोई टेंशन होता नहीं था। घर से तो फुल सपोर्ट था, मेरे माँ पापा, भाई भैया बहन, दीदी जीजा जी, सबका फुल सपोर्ट है। घर का, फैमिली का फुल सपोर्ट मुझे हमेशा मिला है और अभी भी मिलता है कि आप चाहे जॉब करें, चाहे कुछ करें, अभी भी मेरा फैमिली सपोर्ट, दोस्त का सपोर्ट हमेशा रहा है। दोस्त में अभी भी हम लोग 6 के साथ जो लड़के साथ में दोस्त थे, अभी भी हम लोग साथ में ही हैं। अभी भी सब चल रहा है, सही चल रहा है, आगे भी सही चलेगा। तो रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आपको 2 से 3 साल देने पड़ते हैं और इसका फैसला जो है वहाँ जाके 1.5 से 2 घंटे में हो जाता है। आप जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं कंप्यूटर पे, 1.5 से 2 घंटे में हो जाता है। और अभी यूट्यूब पे आप अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये भी बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ये चीज़ नहीं करना है, इधर-उधर नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करना है। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाते थे, तो क्या आप क्या अपनाते थे कि एग्ज़ाम देने जाना है तो किसी से बात नहीं करना है, या फिर क्या चीज़ सोचते थे और एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते थे, आप पहले अटेम्प्ट क्या करते थे? यार देखिए, मेरा 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 जो अपना रूल रहा, हम भी जब एग्ज़ाम देने जाते थे, तो एग्ज़ाम के टाइम में तो सर, एग्ज़ाम के टाइम में सर सबको अपना सुविधा के अनुसार ही जाना चाहिए, या क्या कैसे होता है, नहीं होता है, कैसे करते हैं। आप एंट्री जब लेते हैं, आप एग्ज़ाम में जब बैठते हैं, तो आप सोच लीजिए कि हमको 1.5 घंटा में अपना 100% देना है। जो टाइम आपको मिला है उसमें आपको 100% देना है, चाहे कैसे भी हो। आप अगर आप 100% दे रहे हैं, तो आपको खुद पे सैटिस्फैक्शन हो जाएगा कि आज हम अच्छा किए। रिज़ल्ट तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सही किए और कितना गलत किए। आप खुद से कितना अटेम्प्ट किए, इस पे डिपेंड करता है। अटेम्प्ट ही करना ज़रूरी नहीं है, आपको एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूरेसी ही मायने रखता है। आप 100 में 100 अटेम्प्ट किए और एक्यूरेसी ही नहीं रहा, तो आपको कोई मायने ही नहीं रखेगा। तो सबसे पहले तो आपको वैसा, जो आपका, मेरा जो रूल था कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जैसे मैथ रीजनिंग, तो हमेशा मैथ रीजनिंग पे को पहले बनाते थे, फिर जीके जीएस को बनाते थे। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पहले उस पे फोकस करें, उसको पहले एग्जाम में सॉल्व करें। उसको एग्जाम में सॉल्व करने के बाद आपको, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते, तो खुद पे कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हम इतना सॉल्व किए हैं, आगे भी अच्छा करेंगे, तो आपको अच्छा होगा। और खुद क्या हो, ऐसा क्या होता है कि एग्जाम में, हमेशा एग्जाम में शांत रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब आप एग्जाम में बैठ चुके हैं, अब जो होगा वही 1.5 घंटा में होने वाला है, तो ज़्यादा टेंशन प्रेशर लेना नहीं चाहिए। आराम से एग्जाम दीजिए, आप 100% दीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। आप जैसा करेंगे वैसा आपका रिजल्ट होगा। और सर आपका क्या रूटीन था? आप कौन सा रूटीन डेली फॉलो करते थे कि इतने घंटे पढ़ाई करना है? कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं जैसे 10 घंटे डेली पढ़ना है, तो आपका क्या रूटीन था? सर, मैंने इतना देर तो 10 घंटे लगातार तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं भी पढ़ा घर पे भी पढ़ते थे। अब मैंने 1-2 साल पटना में भी कोचिंग किया था। पटना में कोचिंग किया था, तो रूम पे ही पढ़ते थे। एक एक कोचिंग किए थे इंग्लिश के लिए, और उसके बाद पटना 2 साल करने के बाद मैंने घर वापस आ गया था। उसके बाद देवघर लाइब्रेरी, अम्बेडकर लाइब्रेरी नाम का जगह है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है अभी देवघर के स्टूडेंट के लिए। वहाँ पे हमेशा आपको स्टूडेंट की भीड़ देखने को मिलेगी, वहाँ अधिकतर लोग तैयारी करते रहते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी बहुत सारा टाइम दिया, कभी कभी सुबह गए तो शाम को आए, शाम को गए तो सुबह आए। मतलब लगता था कि यार कुछ करना है, तो कुछ करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, अपना कुछ सेक्रीफाई तो करना पड़ेगा। तो मैंने ज़्यादा टाइम दिया, और कहे तो ज़्यादा टाइम भी दिया, और कहीं कहे तो ज़्यादा मस्ती करके पढ़े भी और मस्ती करके खेले भी। तो रिजल्ट भी हुआ और अच्छा ही हुआ, और अभी भी हमको लगता है कि आगे भी अच्छा ही होगा। और आप लोग भी ऐसा कीजिए तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। 100% दीजिए, 100% मिलेगा। तो ये काफ़ी लंबी बातचीत हो रही है हमारी सर से, तो मैं अब ज़्यादा लंबा बातचीत नहीं करूँगा। मैं बस उन स्टूडेंट के लिए आपसे कुछ सुनना चाहूँगा जो कि अभी न्यू तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार तैयारी करें? मैथ, रीजनिंग ये सब एक साथ ही पढ़े या फिर एक-एक करके वो अपना
सिलेबस कंप्लीट कर लें? मैथ रीजनिंग देखिए, मैथ अलग 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 मत कीजिए तो 1 घंटा आज मैथ पढ़िए। मतलब आपका जो रूल है, आप मान लीजिए 5 घंटे डेली पढ़ते हैं, तो 2 घंटे मैथ पढ़ लीजिए, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ लीजिए, 1 घंटा जीके जीएस पढ़ लीजिए। आपको जैसे बेनिफिशियल हो उसके अनुसार पढ़िए। एक साथ आप बोलेंगे कि अभी 6 महीने हम मैथ का क्लास करेंगे, 6 महीने रीजनिंग का क्लास करेंगे, 6 महीने जीके का क्लास करेंगे, ऐसे करते करते आपका 1.5 साल खत्म हो गया। आप आगे भी पढ़ रहे हैं, पीछे भी, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको भूलेंगे नहीं, आप भूलते रहेंगे। तो एक घंटा या 2 घंटा डेली पढ़ेंगे तो तीनों का रिवीजन होगा और तीनों आपको याद भी रहेगा और आगे जाके अच्छा होगा। तो न्यू स्टूडेंट से यही कहना है, भाई बहन से यही कहना है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा होगा। और हमेशा मोटिवेट करिए खुद को। यूट्यूब पे बहुत सारे ये आते हैं, मोटिवेशन चैनल भी है और मोटिवेशन लोग भी यूट्यूब पे डालते हैं वीडियो, उसको देखिए। डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोटिवेट होने से खुद को ही नुकसान होने वाला है। तो और सबसे बढ़िया बात क्या, जो खुद को तैयार कीजिए, इससे तैयार कीजिए कि अगर हम एग्ज़ाम में बैठे तो एग्ज़ाम को क्रैक करें। और और यही कहना है कि अच्छे से तैयारी कीजिए, अगर अच्छा तैयारी करेंगे तो होगा, यही तो बार बार बोल रहे हैं। तो ये खास बातचीत थी हमारी सर से। इन्होंने सबसे पहले ग्रुप डी, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन और अब ये स्टेशन मास्टर बन गए हैं। और अभी भी इन्होंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी है, अभी ये बिहार एसएससी का एग्जाम दे के आए हैं। और आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, न्यू तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सेशन बहुत जरूरी है। और इसी तरह का और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, किसी भी तरह के आपको वीडियो के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं रोज आपके लिए एक अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? आपको इस वीडियो से और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। तैयारी करने का तरीका बताया जाता है इस चैनल पे, और ये चैनल आपको आगे ले जाएगा। और इस चैनल को थोड़ा देख के आप खुद को मोटिवेट भी करेंगे। और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई अपना भाई ही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।